हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 11th को समझने के लिए, 11th फिजिक्स को 100% समझने के लिए बेसिक फिजिक्स की। डियर स्टूडेंट्स, पहला यूनिट का नाम था फिजिकल वर्ल्ड, जो ऑफलाइन क्लास में ऑलरेडी एंड हो चुकी थी। तो मैं इस वीडियो लेक्चर में यूनिट 2 दैट्स वाई कैलकुलस की बात करूँगा। हमने आपको बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बता चुके थे और भी चीज़ें बताया था। तो ये जो अभी मैं बता रहा हूँ ये वास्तविकता में ज्योमेट्री से रिलेटेड है, पर कैलकुलस में इनका यूज है, इसीलिए मैं इन्हें दोबारा से बताने जा रहा हूँ। आप केयरफुली बातों को समझिएगा। पहला टर्म आपको जो दिख रहा होगा यहाँ पे, वो टर्म है कि एक अपने पास स्क्वायर है, और स्क्वायर एक रेगुलर शेप होता है, नियमित शेप है। फ्रेंड्स, कैलकुलस का खोज सर आइजैक न्यूटन ने करा था। एंड ये जो आपको दिख रहा है स्क्वायर, स्क्वायर इनको कहते हैं जिनकी सारी भुजाएं आपस में सेम होती है। यहाँ पे ए बी सी डी एक स्क्वायर है जिनकी भुजाएं एल है, और ये जो मध्य में ओ पॉइंट दिख रहा है वो है सेंट्रोइड। दैट्स वाई अगर हमें ए सी बी डी चाहिए, ए सी बी डी हमारा डायगोनल है यानी विकर्ण है, तो दोस्तों हम डायगोनल पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू हमें मिलेंगे अंडर रूट 2 एल स्क्वायर, और जस्ट एल स्क्वायर का निकल जाएंगे एल, तो हमारा आंसर आएगा √2l। आई होप आप इस चीज़ों को समझ गए होंगे। अगर डियर फ्रेंड्स आपसे मैं ये आधा पूछूं तो आप इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे। अगर जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा कितना, √2l। क्या मैं 2 को लिख सकता हूँ √2 मल्टीपल √2, एंड √2 कैंसिल हो जाएंगे, हमारा आंसर आएगा l/√2, l/√2। समझ रहे होंगे, l/√2 आएंगे, यानी कि OA पूछे या OC पूछे, OD पूछे, OB पूछे, ये पूछा जाए या फिर ये पूछा जाए या फिर ये पूछा जाए या फिर ये पूछा जाए, आपका आंसर है होगा l/√2। ये हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा आपको फिजिक्स में, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप इन सब चीज़ों को सीखते जाएं। चलिए अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट हैशटैग की। नेक्स्ट हैशटैग में क्या है देखिए ध्यान से। यहाँ पे आपको एक एंगल दिए हैं, इनके प्रत्येक एंगल 60 डिग्री है ना। एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज की जो एंगल है ना, तीनों एंगल 60-60 डिग्री है। तो आप समझ गए होंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इनकी भुजाएं सभी एल हैं। एंड केयरफुल्ली बातों को समझिएगा। अगर मैं ये पूछूँ ना आपसे, ये है आपका मीडियन, अर्थात माध्यिका है, इसको हाइट भी कह सकते हैं। अगर मैं आपसे बी डी निकालने कहूँ तो आप क्या ये सोच सकते हो कि अगर ये पूरा एल है तो ये l/2 होगा, यानी डी से कहाँ की सी की दूरी l/2, एंड ए से डी की सेपरेशन भी l/2 होंगे। समझ गया ना। और ये आपको फाइंड आउट करना है, जबकि ये एल है, आप आसानी से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और बन जाएंगे। तो आपको ये चाहिए, लंब चाहिए, तो लंब बराबर बी डी इक्वल टू फार्मूला होंगे अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेनमस का स्क्वायर, माइनस किनका स्क्वायर, ये वाला का स्क्वायर, l/2 का स्क्वायर, और अंडर रूट, एंड दैट्स वाई l² माइनस l² 2 जा 4, और ये 4 l² माइनस l², तो हमें मिल गया √3 l² 4, और इसका एलसीएम जब कैलकुलेशन करेंगे फाइनली तो आपको आएगा √3l/2।
2। सो योर करेक्ट आंसर ये। तो आप आसानी से ये जो मीडियन है जिसे आप माध्यिका कहते हैं ये निकाल लिए। माध्यिका हम 3 खींच सकते हैं, एक ये भी खींच सकते हैं और एक ये भी, इन सबों की भी इतना ही होता है। तो आई होप आप ये सारा कुछ समझ गए होंगे। और यहाँ पे अगर बिंदु ओ लूँ तो उसे मैं कहूँगा सेंट्रॉइड। एंड नेक्स्ट हैशटैग इसी से रिलेटेड है। हमने जो बात अभी आपको बताया था वही फैक्ट यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि मैं यहाँ पे कितने माध्यिका ड्रॉ किया हूँ, 3 माध्यिका आपको दिख रहे होंगे। ये मीडियन 3 खींचे जा सकते हैं, पर मीडियन का अगर रेशियो पूछी जाए, क्योंकि यहाँ से तो यहाँ पे ओ पॉइंट है, ये एक क्या है सेंट्रॉइड है। तो सेंट्रॉइड के ऊपर सबसे लंबा भुजा ये हो गया और ये हो गया, ये 2 छोटे बड़े और छोटे भुजा से मिलकर बना। तो वैज्ञानिकों का ऐसा हाइपोथेसिस रहा, ऐसा जब्शन रहा कि इनको 2 माना गया और इनको 1 यूनिट माना गया था। 2 1 3, 2 1 3, 2 और 1 3। जैसे इसको 2 मानेंगे, इसको 1 मानेंगे। जो बड़ा है उसको 2 मानिएगा, जो छोटा है उसको 1 मानिएगा। जैसे पी और सी के में ओ सी को आप 2 मानिएगा और पी ओ को 1 मानिएगा। यही एजप्शन रहा था पाइथागोरस का। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि हमें बी डी चाहिए, यानी 2 यूनिट, 2 1 3 यूनिट हो गया था। 3 यूनिट का वैल्यू अभी हमने निकाला था √3l/2। सो दैट्स वाई 1 यूनिट अगर मैं पूछूँ, 1 यूनिट मतलब ये हुआ दोस्तों, 1 यूनिट मतलब ओ से डी की अगर दूरी पूछूँ तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 1 यूनिट इक्वल टू यहाँ से ये कटेगा तो ये आ जाएंगे डिवीजन में आ जाएंगे, बटन अकुस टू 1 तो हो जाएगा √3l/2। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 3 को क्या लिख सकता हूँ, √3 मल्टीपल √3। एक √3 कैंसिल हो जाएंगे तो हमारा आंसर आएगा l/2 √3 और यही आंसर OD होगा। तो OD निकाल लिए। सिमिलरली OD ही नहीं निकला हमसे, OD OQ और OP ये सारा भुजा हमें प्राप्त हो गया। ये सारा का सारा भुजा OD निकाला क्या, हाँ OD 1 यूनिट की वैल्यू हमें मिल गए। यानी OD OP OQ फिगर को देख लीजिए, चाहे OD पूछा जाए, चाहे OP पूछा जाए, चाहे OQ पूछा जाए, ये सब का सब कितना निकला, 1 यूनिट की वैल्यू l/2 √3। आई होप आप समझ लेंगे। अब बताइए अगर मुझे यहाँ से 2 यूनिट चाहिए तो 1 यूनिट का वैल्यू अगर इतना तो 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारा फाइनल 2 यूनिट की वैल्यू आ जाएंगे l/√3। यहाँ पे हम बता रहे हैं 4 किसके लिए, OC के लिए, यानी ये बड़ा वाला जो है O से C। ये इतना ही नहीं, मुझे ये भी निकल गया, OA भी निकल गया एंड BO भी निकल गया। तो इन हर एक चीज़ का एप्लीकेशन फिजिक्स में बहुत ज़्यादा है और ये एप्लीकेशन आते रहता है, बहुत ज़्यादा आता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे ज़्यादा यूज है इसी का, इसीलिए आपको इसको सीख के रखना है। समझ गए ना फ्रेंड्स, तो आप आई होप समझ रहे होंगे। आइए आगे हम बढ़ रहे हैं। आगे हमारे बीच एक अगला हैशटैग है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हमारे बीच है कि अगर एक, ध्यान से देखिएगा, ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज, ये L है, ये भी L है एंड ये L है और इसके बीच में एक सर्कल ड्रॉ है और इनकी ये छोटा सा रेडियस पूछा जा रहा था। आई होप आप समझ रहे होंगे कि ये पूरा ड्रॉ करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ये 2 यूनिट और ये 1 यूनिट। 1 यूनिट यानी रेडियस 1 यूनिट होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू पूछा गया, 1 यूनिट का भी निकाला था l/2 √3। दैट्स वाई 1 यूनिट की वैल्यू पूछा जा रहा था। आई होप आप समझ रहे होंगे। यानी एक चीज़ तो समझ गए आपकी, अगर समद्विबाहु त्रिभुज के अंदर में कोई सर्कल ड्रॉ किया जाएगा और उनकी रेडियस पूछी जाएगी तो वह 1 यूनिट के बराबर होंगे। एंड अगर एक सर्कल के अंदर में समद्विबाहु त्रिभुज खींची जाए और तब उनकी रेडियस पूछी जाए, तब उनकी रेडियस हो जाएंगे कितना, 2 यूनिट के बराबर कितना, l/√3। आई होप आप समझ रहे होंगे और सिंपल प्रॉब्लम है। नेक्स्ट टर्म्स की बात करें हम, ये ट्रिगो से रिलेटेड है, ध्यान से सुनिएगा। ये जो थीटा दिख रहा है फ्रेंड्स, ये थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है ना, 90 डिग्री वैल्यू होती है।
तो यहाँ थोड़ा तो गलत है, गलत तो है ही, ये थीटा थोड़े ना होंगे। थीटा तो यहाँ हमें देना चाहिए था, मुझे थीटा कहाँ देना चाहिए था, यहाँ देना चाहिए था, मिस्टेक है, ये नहीं होना चाहिए था। तो आप ये बताइए साइन थीटा बराबर लंब बाई कर्व, थीटा ये होता तब ना, ये लंब है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो इसको थीटा कर लीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक है। और इतनी बड़ी मिस्टेक, छोटा मिस्टेक है, ये सब मिस्टेक ऐसे लिखने वाला करा है। आज ये नेक्स्ट tan थीटा, तो L बाई बी, एंड आप यहाँ देख रहे हो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में साइन थीटा डज नॉट इक्वल टू tan थीटा। ऐसा इसीलिए कि आप ध्यान से देखिएगा, तो बी एच क्या है, बड़ा है किन से, बी से बहुत ज़्यादा। इस आधार पे आप साइन थीटा को tan थीटा के इक्वल कभी भी नहीं कर सकते। अब यहाँ से एक चीज़ और आपको मुझे समझाना है, केयरफुली बातों को समझिएगा फ्रेंड्स। ये है कि अगर मान लो ये एंगल में मान लो 37 डिग्री एंड मानो इन्हें 53 डिग्री, तो इस कंडीशन में, और ये तो 90 है ही, तो इस कंडीशन में इस भुजा की रेशियो होती 3:4:5, ये भुजा का रेशियो होता है, ये साइड का क्या होता है, रेशियो होता है समद्विबाहु त्रिभुज में। तो ध्यान से सुनना, सॉरी राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है रेशियो भुजा का 3:4:5। ध्यान से सुनना, ये 37 डिग्री अपने सामने भुजा का वैल्यू देता है, तो सामने भुजा कौन है, ये, तो ये क्या लेगा, तीनों में से छोटू है तो 3 लेंगे। ये 53 मतलब अपने सामने की भुजा का लेता है रिस्पॉन्स, तो ये कितना लेगा 53 4, और ये 90 डिग्री सामने भुजा की वैल्यू देंगे, तो ये देंगे 5। इस प्रकार से आप समझ गए कि ये 5 है। तो अब अगर मैं आपको साइन मान लीजिए 37 डिग्री का वैल्यू पूछ लूँ, कितना डिग्री, 37 डिग्री का वैल्यू पूछ लूँ, तो आप बोलेंगे L/H, यानी इसके सामने L का होगा, लंब होगा 3, तो लंब बाय हाइपोटेन्यूज कितना है 5, ये आंसर हो जाएंगे। सिमिलरली आप 53 डिग्री 37 डिग्री साइन कॉस टैन कोसेक सेक हर एक चीज़ में निकाल सकते हैं, जो हमने आपको पहले ऑफलाइन क्लास में बताया था। तो इसमें दोबारा आपको हमने थोड़ा सा हिंट किया है, आप आई होप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट टाइम पे बात करूँगा, यहाँ पे केयरफुली बातों को समझिएगा। यहाँ है क्या दोस्तों, मैंने ये जो थीटा था ना, ये वाला थीटा, इसको बहुत छोटा करा, इतना छोटा करा, मतलब थीटा को बहुत छोटा कर दिया, इतना छोटा कर दिया ना कि हमें ये जो था ये बिहेव करने लगा कैसा, आर्क जैसा, चाप जैसा। सुनना ध्यान से, जब आप इनको घटाते चले जाओगे एंगल को, और ये एंगल एक समय आएगा इतना छोटा हो जाए, मतलब जब ये बिहेव करने लगे आर्क का, ये कौन सी, ये जो हमारा लंब होता है ना परपेंडिकुलर, वो बिहेव करने लगे किसका, आर्क चाप का। उस कंडीशन में ये थीटा का वेरी स्मॉल हो जाते हैं, और बहुत थीटा जब बहुत कम हो जाता है तो उस समय ये किसका बिहेव करने लगता है, आर्क का, चाप का। और जब चाप का होने लगता है तब उस कंडीशन में आप ध्यान सुनना, ये और ये आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल। H इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्त, B, और H इक्वल टू जैसे ही B होगा, H इक्वल टू B, तो क्या मैं B को H भी लिख सकता हूँ, बोलो आपको क्या, हाँ सर। तो क्या ये tan थीटा और sin थीटा आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, क्या हो गए, बराबर। यहाँ बराबर क्यों नहीं है, यहाँ इसीलिए बराबर नहीं है कि H बड़ा है किनसे, B से, इसीलिए बराबर नहीं। लेकिन जब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे तो मैं sin थीटा को tan थीटा के बराबर लिख सकता हूँ। लेकिन ये तभी हो सकता है जब ये थीटा जो आपको है, ये कौन सी थीटा जो आपको है, ये थीटा वेरी 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 मच स्मॉल हो जाए, तो हमारा ये जो परपेंडिकुलर है ये बिहेव करने लगेंगे
आर्क जैसा, और इस कंडीशन में हम साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं। कभी कभी इसे थीटा भी लिखा जा सकता है। आई होप आप हर एक टर्म्स को समझ गए होंगे, वही बात को मैंने समझाया है। एंड हमने कहा साइन थीटा को टेन थीटा के बराबर लिख सकते हैं, और बहुत छोटा होने के कारण इन दोनों के बदले हम थीटा भी यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारे बीच है ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी इम्पोर्टेंट। फर्स्ट हमारे बीच दो प्रॉपर्टी यहाँ है जो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज है इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, साइन लॉ एंड कॉस लॉ। साइन लॉ कॉस लॉ, दैट्स वाई साइन लॉ अर्थात लेमीज थ्योरम, ऐसा होगा यहाँ लेमीज थ्योरम। डियर फ्रेंड्स ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारे पास ये एक ट्रायंगल है, कुछ भी हो सकता है ऐसे शेप में, तो ये अगर कुछ एंगल है, ये कुछ एंगल है, ये कुछ एंगल है, और ये भुजा कुछ और है, ये भुजा कुछ और है, ये भुजा कुछ और है, तो आप लेमी थ्योरम से, साइन लॉ से इनकी जो साइड है, अगर एंगल दिया हुआ है तो साइड फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड साइड दिया है तो एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। इन फिजिक्स यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, 12th का एक चैप्टर है प्यारा सा जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। उस चैप्टर में इन साइन लॉ की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। इतना ही नहीं, वेक्टर चैप्टर में भी साइन लॉ का काफ़ी एप्लीकेशन है। मैं यहाँ पे सवाल नहीं कराऊंगा आपको, इस प्रकार से यहाँ थ्योरम बताऊंगा, आप यहाँ से थ्योरम को क्लियर करेंगे, थ्योरी क्लियर करिए, और ऑफलाइन क्लास जब खुलेगी लॉकडाउन के बाद तो वहाँ पे हम आपको सीट करवाएंगे। आई होप आप मेरे फीलिंग को समझ रहे होंगे। तो चलो हम साइन लॉ को समझाते हैं। करना क्या फ्रेंड्स, ध्यान से सुनना। अगर आपको मैं यहाँ शुरू करूँ ना, साइन अल्फ़ा, कौन अल्फ़ा, ध्यान से सुनना, साइन अल्फ़ा, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगा वो उसके बट्टा में रख देना। देखो साइन अल्फ़ा बाय ए रखा। अगर तू कहता कि सर ऐसे अगर होता ए बी सी, तब क्या कर दे, तो साइन अल्फ़ा बाय बी सी भुजा रखते, इसके सामने वाली भुजा, बराबर अगर मैंने बीटा लिया तो बीटा के सामने वाली भुजा साइन बीटा बाय कितना, ए सी रखते। अभी तो मैंने बी माना था इसलिए बी दे दिया, नहीं तो हम ए सी रख सकते थे। क्या रख सकते थे, ए सी रख सकते थे। सिमिलरली अगर साइन गामा पूछा गया, दिस इज गामा, नाम याद रख लो, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है, और ये गामा है। तो अगर मैं साइन गामा लिया तो इसके सामने वाला भुजा और सामने भुजा सी है तो हमने सी दिया। अगर ये ए बी होता तो हम ए बी लिखते। आई होप आप समझ गए। तो ये था हमारा साइन लॉ, और साइन लॉ को ऐसे ही डील करेंगे। जैसे आपको एक टर्म्स यहाँ पे मैं बताता हूँ। सपोज करो कि मैं अगर आपको वैल्यू दे दूँ, ये 30 डिग्री दे देता एंड ये 60 डिग्री दे देता, मान लो ऐसे करके हम घुमा घुमा कुछ से कुछ दे देते हैं। मतलब ये 40 डिग्री कर दो, सपोज करो 45 डिग्री, फिर अगर इनको कुछ और कर दो 60 और कितना 40 से 105 हो ही गया, तो इनको 75 डिग्री कर दो, है ना फ्रेंड। तो फिर इसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसके सामने वाले भुजा मान लो 5 मीटर दे देते, इसके सामने वाले भुजा 3 मीटर दे देते, इनके सामने वाले भुजा 10 मीटर दे देते, कुछ भी दे देते हैं। तो आप आसानी से, मान लो एक भुजा आपको देते ही नहीं, तो आसानी से सब कुछ पुट करके आप उस साइड की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इनका एप्लीकेशन करेंगे, बस आपको फार्मूला याद रखना है। साइन लॉ बराबर साइन अल्फा बाय ये भुजा, साइन बीटा बाय ये भुजा, और साइन गामा बाय ये भुजा, मतलब अपोजिट की भुजा छापते चले जाएंगे आप। तो आई होप आप साइन लॉ को समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टर्म पे आ जाते हैं कॉस लॉ। फ्रेंड्स कॉस लॉ ये बहुत ही सिंपल होता है। सिमिलरली जैसा साइन लॉ पढ़ा था उसी जैसा है। जैसे कॉस अल्फ़ा अगर आपको निकालना हो, कौन अल्फ़ा, कॉस अल्फ़ा निकालना हो, तो करना क्या है, कॉस लॉ से ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यानी कि ये वाला जो सामने भुजा है इनका स्क्वायर कर दीजिएगा, प्लस इनका स्क्वायर कर दीजिएगा, और सॉरी इनका स्क्वायर कर दीजिएगा, और ये वाला स्क्वायर उसमें से माइनस करके बाय 2ab कर लीजिएगा। समझ गए ना। तो ये फार्मूला हो गया। अगर कॉस बीटा निकालना हो तो क्या करना है, केयरफुली बातों को समझिएगा। जो उनसे जुड़ा होगा
जैसे ए और सी इनका स्क्वायर करके जोड़ लीजिएगा, अब माइनस किसका, बी का स्क्वायर बाय 2ac कर लीजिएगा। एंड कॉस गामा में भी वही करना है। कॉस गामा में इसका स्क्वायर कर लीजिएगा एंड इसका स्क्वायर कर लीजिएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2bc। तो आप कॉस लॉ को भी समझ गए होंगे आई होप। अब नेक्स्ट टर्म हमारे बीच है चेंज। व्हाट इज चेंज? चेंज का हिंदी होता है परिवर्तन। पर क्या ये मौसम का परिवर्तन? नहीं, ये हमारा चैप्टर से रिलेटेड है चेंज। तो चेंज को समझिएगा, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू। फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू जब करते हैं तो जो हमारे पास आता है वैल्यू, उसको हम बोलते हैं चेंज। चेंज को आप समझ गए होंगे। और एक बड़ी बात मैं बता दूं कि चेंज इट इज़ अ डिफरेंस ऑफ फाइनल वैल्यू एंड इनिशियल वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। दैट्स वाई चेंज इक्वल टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। अगर कोई पूछे आपसे कि चेंज इन वेलोसिटी निकाल दो, तो आप कहेंगे बी फाइनल माइनस बी इनिशियल। चेंज इन मास पूछ ले तो मास फाइनल माइनस मास इनिशियल। समझ रहे मेरी बात को? चेंज क्या क्या हो सकता है भैया? चेंज पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, कुछ भी हो सकता है। पॉजिटिव चेंज कब होगा? जब फाइनल वैल्यू बड़ा होगा किससे? इनिशियल वैल्यू से, तो चेंज पॉजिटिव आ जाएंगे। एंड चेंज नेगेटिव कब आएंगे? जब फाइनल वैल्यू छोटा होगा इनिशियल वैल्यू से, तो उस परिस्थिति में हमारा चेंज जो है कौन सी में आएंगे? माइनस में आएंगे। इस प्रकार से आप समझ गए कि चेंज पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू दोनों आपस में इक्वल हो जाए तो उस समय आपका चेंज क्या हो जाएगा? जीरो प्राप्त होगा। दैट्स वाई चेंज पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो कुछ भी हो सकता है। तो आप नेक्स्ट डे से मैं शुरू करूँगा चेंज से रिलेटेड ही। बट अब इस कहानी को यहीं पे रोकते हैं। तब तक के लिए बाय। और इस वीडियो लेक्चर को देखें और अपने फ्रेंड्स के बीच ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनका भी बेसिक ठोस होगा तो ही जाके वो कहीं ना कहीं फिजिक्स को 100% समझ पाएंगे। ओके, बाय।